जैनिज़्म और सोशल मीडिया, क्या आपको लगता है ये साथ में चल सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि जैनिज़्म एक वैल्यू है, उसको हर माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूथ रिलीजन के साथ में कनेक्ट नहीं है और उससे बड़ा प्रॉब्लम है रिलीजन के पास में उनसे कनेक्ट होने का अप्रोच नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी भाषा समझे, जो कि वो समझने को तैयार नहीं है और शायद वो भाषा में बोलता रहता तो आज आपको मेरे पास में बैठा नहीं मुझसे। सिंपल सा चेंज नहीं किया, मोरल वही है, सिर्फ लैंग्वेज बदली। आज अगर आप सक्सेस के बारे में बात करें, सक्सेस का डेफिनेशन काफी ब्रॉड हो चुका है। हासिल करके भी अंदर एंजाइटी है, ये ग्रोथ क्या सस्टेनेबल है और सक्सेस का असली डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि भाई जो बोओगे वो उगेगा, जो करोगे वही। सक्सेस की डेफिनेशन हमने आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर। आज लोग अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि आपको वाकई में सक्सेस होना है तो आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। जैनिज्म को एक रिलीजन के रूप में मत देखिए, दिस इज द वन ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल। मुझे ऐसा लगता है मस्ट एंड मोर साइंटिफिक लाइफस्टाइल दैट इज जैनिज्म। बहुत बार ऐसा लगता है साइंस जैनिज्म से आया है या तो जैनिज्म साइंस से आया है। जब हम मंक्स, गुरुज या साधुस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक इमेज आती है, शांत रहने वाले, हिमालयाज में कहीं मेडिटेट करने वाले, दुनिया से अलग, एनलाइटमेंट के खोज में। बट हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है आज जो अपनी साधना में ही उतने एक्टिव है जितना सोशल मीडिया पे, जो इस दुनिया के चैलेंजेस को समझते हैं, जो कंफ्यूजन को समझते हैं, जो ओवर सिमुलेशन और ओवर कंजम्पशन को समझते हैं, जो एंजाइटी को भी समझते हैं और मॉडर्न प्रॉब्लम्स से यूथ, जेनजी और मिलेनियल्स तक पहुंचते हैं। ये ज़माने में सिंप्लिसिटी, एम्पैथी, नॉन वायलेंस फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया है, पर इस ज़माने में इन सब चीज़ों की उतनी ही ज़रूरत है। और जब हम काम, हमारे रिश्तों में, हमारे अंदर एक मीनिंग ढूँढते हैं, पर्पस ढूँढते हैं, वो टाइम पे इनकी जैसी आवाज़ हमें रास्ता दिखाती है। विनम्र सागर जी, माया साहब जी, मथे मंदामी एंड वेलकम टू सस्टेनेबिलिटी ऑस्ट्रिया। सुख साता है। सर जी, मैं पहले आपको ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी यूथ को, जेनजी या मिलेनियल को आपको जेनिज्म का मतलब एक सेंटेंस में बताना होगा तो आप क्या कहेंगे? अपने आप को खोजना है। यू कनेक्ट विद जैनिज्म, यू विल कनेक्ट योरसेल्फ। बट काफी लोग ये सोचते हैं कि जेनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट है, काफी रिचुअल्स होते हैं जेनिज्म में, ये सच है? मुझे ऐसा लगता है जैनिज्म से ज्यादा फ्लेक्सिबल मैंने कोई रिलीजन्स देखा नहीं। एंड सेकंड, जैनिज्म आज लोग समझते हैं जैनिज्म इज वेरी रिचुअल, लेकिन मेरी समझ में जैनिज्म इज वेरी स्पिरिचुअल। रिचुअल्स आप जितने फॉलो कर सकते, लेकिन आप 100% स्पिरिचुअल तो बन सकते। और ये स्पिरिचुअलिटी को टच करना, अचीव करना, वो जैनिज्म सिखा। तो कोई मॉडर्न डे प्रैक्टिकलिटी है जेनिज्म की? जैनिज्म कभी ऑर्थोडॉक्स था ही, उसकी हर प्रैक्टिस मॉडर्न थी, मॉडर्न है और मॉडर्न रहेगी। जैसे मैं हमेशा 3 प्रैक्टिस के बारे में बात करता हूँ जो जैनिज्म की कोर वैल्यूज। नंबर 1, अहिंसा, जो पहले भी उतनी प्रैक्टिकल थी, आज उससे ज्यादा प्रैक्टिकल है और कब उससे ज्यादा उसकी जरूरत रहेगी। सेकेंड है अनेकांतवाद, यानी रिस्पेक्ट टू ऑल पर्सपेक्टिव्स। जो तूने बात बताई ना कि रिश्तों के अंदर दरारें आ गई, आज एम्पैथी खो गई है, आज लोग खुद को भी ढूंढ नहीं पा रहे, एंजाइटीज हो रही है। ये सबकी वजह क्या है? सिर्फ खुद को सही साबित करने की कोशिश, नेवर रिस्पेक्ट टू अदर पर्सपेक्टिव्स। तो जैनिज्म की आज की सबसे मॉडर्न और सबसे जरूरत वाली प्रैक्टिस है अनेकांत। एक दूसरे को समझना, हर पर्सपेक्टिव को समझना, हर चीज को समझना, हर सिचुएशन को समझना, हर व्यक्ति को समझना।
इसमें एक दूसरे को समझना तो आ ही जाता, उससे बहुत बड़ा है निकाल। एंड थर्ड है मिनिमलिज्म, यानी कि कम का कि जितनी जरूरत है, ऐसे बोलते हैं ना, जरूरत है सन्यासियों की भी पूरी होती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी। इंग्लिश में एक कहावत है कि द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। या राइट। सो जैनिज्म मॉडर्न प्रैक्टिस थी है, और आज वही मॉडर्न प्रैक्टिस हम लोगों तक पहुंचाने के लिए है। एंड वो पहुंच रही है सर जी। मैंने आपकी कई काफी सारी रील्स देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुकी है। जैनिज्म और सोशल मीडिया, क्या आपको लगता है ये साथ में चल सकते हैं? और क्या जैनिज्म को सोशल मीडिया पर फैलाने की जरूरत है? मैं ये कहूंगा कि जैनिज्म एक वैल्यू है, उसको हर माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए पहुंचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जैनिज्म पहुंचाना है, इसलिए पहुंचाने की जरूरत है क्योंकि हमें लोगों तक पीस पहुंचाना है। एंड पीस केम फ्रॉम योर वैल्यूज, एंड वैल्यूज कम्स फ्रॉम जैनिज्म। साथ जी, आई एम श्योर आपको बहुत लोग पूछते हैं कि आप एक जैन मुनि होके भी आप इंस्टाग्राम पर हो, आपके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, आप रील्स अपलोड करते हैं, तो क्या एक जैन मुनि को सोशल मीडिया पे होना चाहिए? पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया चालू क्यों, क्योंकि समय समय पे जब भी जैनिज्म को जरूरत पड़ी तो समय के हिसाब से महात्माओं ने अलग अलग समय पे निर्णय लिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ देवर्धि गणित क्षमा श्रवण नाम के महात्मा, आज जो भी आगम ग्रंथ की आपको पोथी मिलती है, यानी प्रत मिलती है, यानी बुक्स मिलती है, तो भगवान महावीर के समय से उनके समय तक आगम कभी लिखे नहीं जाते थे, वो सिर्फ मुंह से पढ़ाए जाते थे। उस जमाने में उनको लगा कि नहीं, अगर भविष्य की पीढ़ी तक हमारे ज्ञान का वारसा प्रभु महावीर का संदेश पहुंचाना है तो आगमों को लिखवाना पड़े। उन्होंने वो निर्णय, हमारे सागर जी महाराज ग्रंथ लिखवाए जाते थे, लेकिन उससे होता क्या था, कुछ ही लोगों तक वो ग्रंथ पहुंचते थे। आज से 100 ईयर्स पहले उन्होंने उसको छपवाने का निर्णय, जो कभी छपवाए नहीं जाते थे। उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। अब मैं मानता हूँ आसपास देवर्धि गणित क्षमा श्रवण जी को भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन उन्होंने उस समय पे निर्णय किया। ऐसे अलग अलग समय के कई महात्मा जिन्होंने ऐसे निर्णय करे और उनकी वजह से आज जैन धर्म टिका हुआ है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूथ रिलीजन के साथ में कनेक्ट नहीं है, और उससे बड़ा प्रॉब्लम है रिलीजन के पास में उनसे कनेक्ट होने का अप्रोच नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी भाषा समझे, जो कि वो समझने को तैयार नहीं है, और शायद वो भाषा में बोलता रहता तो आज आपने मेरे पास में बैठा नहीं मुझसे। तो सिंपल सा चेंज नहीं किया, मोरल वो ही है, सिर्फ लैंग्वेज बदली। हमारी लैंग्वेज की जगह पर यूथ की लैंग्वेज में बात करना चालू किया। जैसे हम संस्कृत की जगह पर कभी हिंदी में प्रवचन देते हैं, इंग्लिश में प्रवचन देते हैं, तो कभी फिजिकली प्रवचन देते थे, आज डिजिटली प्रवचन दे रहे हैं। तो सिर्फ फॉर्मेट बदला है, मीडियम बदला है, प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट बदला है, बट विजडम चेंज नहीं है। विजडम वही है, मोरल वही है। अभी ये तो किसी का देखने का अगर तरीका गलत हो तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमारे यहाँ एक अच्छी सी कहावत है, अगर चश्मे में धूल है तो चश्मा साफ करना चाहिए, सामने वाली तस्वीर साफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कमेंट देखा था सर जी एक रील पे कि महाराज जी आप भी इंस्टाग्राम के व्यूज और लाइक्स के मोह माया में आ गए। जैनिज्म इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। मैंने अभी आपसे कहा सामने वाले के देखने के नजरिए पे, जब मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने ये शुरुआत क्यों की, वो सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था, जो लोग प्रवचन में नहीं आते हैं उन तक प्रवचन लेके जाना। और उसका सबसे बड़ा माध्यम था इंस्टाग्राम।
और आज उससे कई लोगों की लाइफ बदली, कई लोगों की लाइफ के अंदर रिलीजन आया है, कई लोगों की लाइफ में रिचुअल्स आया है, और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की लाइफ स्पिरिचुअल बनी, बिकॉज हमारा पर्पस था लोगों तक अच्छा विजडम पहुंचा। अभी कुछ लोगों का विजडम ही होता है कि वो हर विजडम को ग्लैमर, पॉपुलैरिटी, व्यूज उसी तरीके से देखे, उनको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हाँ? और उनको ये सोचने की जरूरत है कि आज के यूथ को किस तरीके से ज्यादा अपने रिलीजन के साथ में, अपने कल्चर के साथ में, अपने कंट्री के लिए और आगे बढ़ के वर्ल्ड के लिए ज्वाइन किया जा सके, जिससे वो फ्यूचर को सेव कर सके और इनका फ्यूचर सेव हो सके। ये एल्गोरिदम सर जी कभी गलत लोगों तक पहुंचा है? हेट कमेंट्स, बुलिंग, डिजिटल हरासमेंट, इनका कभी आपको सामना करना पड़ा है? सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूँ, लोग कभी गलत होते ही नहीं। गलत उनकी उस वक्त की सोच होती, बाकी हर बंदा मतलब कभी ना कभी सही था और कभी ना कभी सही हो ही जाए। अब बात करते हैं सोशल बुलिंग की, तो वो तो सामना करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पे संस्कृत में एक वाक्य है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। आप अच्छा काम करोगे ना तो तकलीफें तो आएगी, लोग बोलेंगे, कभी भी दूसरे लोग बोलेंगे, कभी अपने लोग बोलेंगे, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि ये एक्चुअली काम कर रहा है, ये एक्चुअली काम कर रहा है, तब वही लोग उसका सपोर्ट करना चालू करते हैं। 100% दो पॉलिटिकल और इंडिया के मोस्ट फेमस लोगों का एग्जांपल देना चाहूंगा। गांधी जी के ऊपर भी लोगों ने बहुत बुलिंग किया था, और मोदी जी को तो 100% वो सहन करना ही पड़ा है, लेकिन फिर भी आज उनके पीछे लोग पागल हैं, क्योंकि वो जब सेल्फलेस बन के काम करते हैं तो उनका फोकस एक ही चीज पे रहता है, मुझे क्या काम करना है। जब हम ये फोकस करते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, तो हम काम कैसे, we have to work more and more for our country, for our culture and for our religion, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। Absolutely. आप भी जीव दया के बारे में काफी बात करते हैं शायद जी, और हम भी जब भी जीव दया या एनिमल राइट्स पे कुछ कंटेंट डालते हैं तो काफी सारा हेट वहीं से आता है। तो सबसे ज्यादा ट्रोलिंग या हेट कमेंट्स आपको कौन से टॉपिक के मुंह पे? अगर बात करें तो 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा कमेंट्स आती है, और साथ में सपोर्ट करने वाले की बात। सबसे बड़ा टॉपिक है नॉन वेज का। ओके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपना पर्पस कहना चाहते हैं, लेकिन लोग उसे पर्सनली ले लेते हैं। हम वैल्यूज की बात करना चाहते हैं, लेकिन लोग उसे उसके लिए किसी ना किसी को विक्टिम बना देना चाहते हैं। सो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि हमारा सब के सोशल मीडिया पे क्यों है, कभी कुछ मॉडर्न टॉपिक्स लेते हैं जो आज के यूथ के रिलेटेड है, सच एज सिचुएशनशिप्स। हाँ, सिचुएशनशिप्स की बात करो, फेमिनिज्म की बात करते हैं, विप वगैरह की बात करते हैं, वेब वगैरह की बात करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स है कि जो आज के यूथ के लिए जरूरी है। तो कभी इसके ऊपर लोग बोल लेते हैं तो उनका काम करते हैं और हम हमारा काम करते हैं। और इतनी बात तो है कि बस जब आप सेल्फलेस होके काम करते हो तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आप अपने आप को काबिल बनाओ, सक्सेस के पीछे मत भागो। तो आप अपने आप को सेल्फलेस बनाओ, लोग आप आपके विजडम का स्वीकार करना। साज जी, अभी आपने सक्सेस के बारे में बात की। पहले के ज़माने में आप अगर सक्सेस के बारे में सोचते थे तो वो सक्सेस लिमिटेड होता था रोटी, कपड़ा और मकान तक। बट आज अगर आप सक्सेस के बारे में बात करें तो सक्सेस का डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। हमें हर चीज़ में सफलता चाहिए, हमें घर बड़ा चाहिए, हमें ज़्यादा कपड़े चाहिए,
हम हसल करते हैं, हमें सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए, हमें ग्रोथ हर डिपार्टमेंट में चाहिए। ये ग्रोथ क्या सस्टेनेबल है और सक्सेस का असली डेफिनेशन क्या है? बिकॉज़ इतना हसल करके भी, इतना हार्ड वर्क करके भी अंदर एंग्जायटी है, कन्फ्यूजन है, ये दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट। जो मैंने कहा कि अंदर से हम खो गए, डिजिटली कनेक्टेड है, बट अंदर से फिर भी हम अकेला महसूस करते हैं, लॉस्ट महसूस करते हैं। तो ये यूथ जेन ज़ी मिलेनियल्स के लिए सक्सेस की डेफिनेशन है क्या? और उसका 2025 में क्या मतलब होना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपने कहा कि सब चीज में ग्रोथ बढ़ गया। आई कैन से आज ग्रोथ नहीं बढ़ा है, ग्रोथ से ज्यादा लोगों के ग्रेड बढ़ गए, क्योंकि लोग कंपेशन से नहीं जीना चाहते, कंपैरिजन से जीना चाहते। उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए। कंपैरिजन है कि घर देख लो, कपड़े देख लो, सोशल मीडिया फॉलोअर्स देख लो, पैसा देख लो, कंपनी देख लो, इवन यहाँ तक कि वाइफ और हस्बैंड देख लो और बच्चे देख लो। तो हर चीज में कंपेशन नहीं है, कंपैरिजन। तो जहाँ पे कंपैरिजन आएगी वहां पे सेल्फ डाउट आएगा, और जहाँ पे सेल्फ डाउट आएगा उसके साथ में एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, ये सब तो मुफ्त में आने ही है। सो अगर मैं सक्सेस की डेफिनेशन हुई तो मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि खुद के साथ कनेक्ट रहना, खुद के साथ कनेक्ट होना, वो सक्सेस से भी बड़ा काम। आज सक्सेस का डेफिनेशन हो गया है अच्छा दिखना, अच्छा बनना। और मेरा ये कहना, मेरा ये मानना है, सक्सेस की एक्चुअल डेफिनेशन है अच्छा बनना, अच्छा दिखना। आज लोग अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वाकई में सक्सेस होना है तो आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। आज लोग कुल दिखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सक्सेस बनना है, काम बनने की कोशिश करें। तो अल्टीमेटली सक्सेस की डेफिनेशन हमने आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर दी। जब आप सक्सेस की डेफिनेशन इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे तब आपको पीस मिलेगा, आपको लोगों से प्यार मिलेगा, आप अपने साथ भी जी पाओगे, अपनों के साथ भी जी पाओगे, और जरूरत पड़ने पर सपनों के साथ भी। वाओ! क्योंकि सारी चीज़ें एक रेस बन गई है, शॉपिंग हो, डोपामाइन हिट, हर चीज़ डोपामाइन से जुड़ी है। हमेशा कुछ और पाने की आई थिंक रेस रेस है ये। 100% आजकल व्यक्ति रेस में भाग रहा है, किसी में थक रहा है, वो पीस में चलना चाह रहा है तो उसके एनर्जी पे चलेगी। और पीस आपको जितना तेज चलाती है, रेस में भागना आपको उतना तेज नहीं होता। और वही हमारे कल्चर में एंशियंट टाइम में भी सिखाया गया था, और आज के टाइम में भी वही जरूरी है। तो सक्सेस यानी प्रेजेंट होना, प्रेजेंट में रहना। इट्स ब्यूटीफुल। सार जी, अभी हमने प्रेजेंट और सक्सेस के बारे में बात की। जैन कम्युनिटी लेकिन इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज मानी जाती है। कोई भी जैन को देख के बोलता है पैसे की दुकान आती है। जैनिज्म में भी हम अपरिग्रह के बारे में बात करते हैं। हम कम चीज़ों का इस्तेमाल करने में बिलीव करते हैं, बट मिनिमलिज्म की बात करते हैं हम। बट जैन कम्युनिटीज में भी काफ़ी दिखावा होता है। हम स्टेटस के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, हम ओवर कंजम्पशन में ऑलमोस्ट जा चुके हैं। तो आप कंजम्पशन, सक्सेस, मटेरियलिज्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
एक होता है कि व्यक्ति अपने आप को सुखी दिखाना चाहता है, और एक होता है वाकई में वो पीस को पाना चाहता है। वेल्थ होना जरूरी है, वेल्थी होना भी जरूरी है, लेकिन मैं बहुत बार ये वर्ड बोलता हूँ, हेल्थी वेल्थी होना ज्यादा जरूरी है। कि शक्ति हर किसी को मिलती है, दौलत हर किसी को मिलती है, तो आपके पास कितना है वो कभी मायने नहीं रखता। आपने उसका यूज किस तरीके से किया है वो मायने रखता है। अगर सिर्फ आप दिखावे के पीछे पड़ गए हैं तो अंदर तो सब खाली रहना है, तो आपकी जो खुशी भी होगी ना वो भी खोखली हो। और आज वही चीज हम पूरी सोसाइटी में देखते हैं, सब अंदर से खोखले हो चुके हैं। स्माइल ऊपर से है, अंदर से बहुत बार रूम के अंदर जाके अपने डेस्क के ऊपर जाके अपने कंप्यूटर के पास बैठ के अपने मोबाइल के साथ चैट करते हुए लोग रोते हैं। वेल्दी तो है लेकिन हेल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि सब सोशल मीडिया पे क्या स्टेटस डालना वो सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मैं कौन से स्टेटस में जी रहा, मैं कौन से स्टेट में जी रहा। मैं बहुत तरह एक अच्छी कविता बोलता हूँ, ऊपर तो सफेदी है अंदर दिल काला है, होठों पे हंसी है अंतर में ज्वाला है, जो एक्चुअली आपके पार्टी कल्चर में होता है कि ऊपर से बहुत अच्छी स्माइल देते हैं, हाँ कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, हक भी कर लेते हैं, और जैसे वापस आगे चलना चालू करते हैं फिर उसके लिए बात करते हैं, तुझे पता उसके साथ क्या स्कैंडल हुआ है। क्योंकि ऊपर तो सफेदी है अंदर दिल काला है, होठों पे हंसी है अंतर में ज्वाला है, दिखावा इतना बढ़ चुका है कुछ समझ में नहीं आता, तिजोरी पहले खाली हो फिर भी ऊपर ताला है। सो मैं अपने पूरे समाज से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि प्रभु की कृपा है, आपका कुछ पुण्य है या आपकी मेहनत भी है, आप वेल्दी बने हो, लेकिन वो वेल्थ का सही यूज करने के लिए ट्राई करिए, वो वेल्थ के द्वारा किसी को हेल्प करने की कोशिश करिए। बहुत बार वेल्थ का अर्थ क्या हो जाता है कि मैं चैरिटी तो कर रहा हूँ, अब मैं मेरे ऊपर क्यों ना खर्चूं। एक थॉट प्रोसेस कि मेरी कमाई है, मेरी कमाई है, मैं मेरे लिए यूज करूं, मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है, और यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ स्टाइल है। तो इसमें कहीं ना कहीं पे नजरिया चेंज करने की जरूरत है कि आप वेल्दी हो लेकिन क्या आप हेल्दी हो। आपके पास ओवर मनी है लेकिन क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। आपके पास पैसों की बौछार है लेकिन क्या आपके पास कुछ अच्छे विचार है। और यही तो सही मायने में वेल्थ है कि आप पैसा होने के बावजूद भी मिनिमलिज्म के साथ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहूंगा, इसलिए याद करते हैं कि उसके पास में अच्छे विचार थे, इसीलिए याद नहीं करते कि उसका बहुत नाम था। तो यही है सच्चा वेल्दी होने की डेफिनेशन। साजी आपने हेल्दी तरीके से वेल्दी होने की बात की, बट ये सोसाइटी में वेल्दी होने का मतलब ही है कंजम्पशन, दिखावा करे, हम फैंसी से फैंसी गाड़ियाँ खरीदे, हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। तो ये हेल्दी का बैलेंस हम वेल्थ में कैसे लाए? ये होता है मिनिमलिज्म, जो हमारे यहाँ पे प्रभु महावीर ने समझाया है कि जितना जरूरत है उतनी चीजों का कंजम्पशन करें। चलो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंफर्ट दिखने के लिए आप
कूल दिखने के लिए आप वैल्यूज को भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदल देते हो। कैसे? एज पर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि आपको दिखावा करना है, ओके करिए, लेकिन उसके लिए दूसरों को तकलीफ क्यों दे रहे? बहुत बार कैसा होता है कि भाई एक अच्छी बैग लेके जा रहे, रैक्सन की भी तो मिलती है, बट वी चूज लेदर, चमड़ा। आपका वो शौक किसी ना किसी की एक दर्दनाक कहानी है, किसी के एक जीवन का अंत है और उसके द्वारा आपके शौक का आरंभ है। तो क्या उनकी जिंदगी मायने नहीं रखती, सिर्फ आपकी विश मायने रखती है? तो दिखावा ऐसा करिए जो दिखावा दूसरों को सुकून दे, ना कि दूसरों को तकलीफ दे। आज हर चीज के अंदर मैं तो बहुत बार कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि अहिंसा के अंदर भी बहुत बार दिखावा आ गया है। अहिंसा भी आज कन्वीनियंस के हिसाब से हो गई। बहुत बार होता है कि भाई डॉग को बचाना है, क्योंकि वी आर एनिमल लवर, ये दिखाना चाहते हो आप। लेकिन वो डॉग को बचाने के लिए आप वही डॉग को नॉनवेज खिलाना चाहते हो। बहुत बार कैसा होता है कि डॉग को बचाना, गाय को बचाना, दैट इज अहिंसा, लेकिन आप गोट खाते हो, आप मुर्गा खाते हो, then also you are animal lover. What is definition of that? कि पशु को मारना है, वो शांति से मरे उसका ख्याल रखना है, वो शांति से जिए उसका ख्याल नहीं रखना। सो आज लोग हर चीज को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कंजम्पशन के हिसाब से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज जस्ट क्रेजीनेस एंड स्टॉप दिस क्रेजीनेस। अदरवाइज सोसाइटी में आपकी चीज नहीं रहेगी, एक क्रेजियों का टोला बन जाएगा। और मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि समझ बिना का समाज, समझ बिना का समाज एक टोला है, और समझ के साथ का एक इंसान वो खुद अकेला एक समाज है। तो दिखावे के पीछे रहा हुआ टोला आपको बनना है, भीड़ आपको बनना है, या समझदार एक समाज आपको बनना है? वाओ, ऐसे ही होता है बिकॉज ऑनेस्टली आप अगर देखने जाएंगे तो एक जानवर को प्यार करता है पर दूसरे जानवर को खाता है, तो क्या हमारी अहिंसा यहीं तक सीमित है? तो सब जानवरों में भी एक सर की सेंसिटिविटी है, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मैं वापस से कहना चाहूंगा, कन्वीनियंस, कंफर्टेबिलिटी एंड कंजम्पशन, ये तीनों चीज आपके दिमाग को भटकाने का काम करती है। आप पेट डॉग को खिलाना चाहते हो, and you're feeling I love him, लेकिन आप उसी को नॉनवेज पेट फूड खिलाते हो। आप उनको वेज पेट फूड भी सर्व कर सकते हो। और बहुत सारी मतलब जो भी नॉन वायलेंस की ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबको मैं ये प्रेरणा देता हूँ, एंड दे आर डूइंग दैट, और वो लोग इजीली खाते हैं। डॉग्स ओमनिवोर्स होता है, वो वेजिटेरियन डाइट पे थ्राइव कर सकते हैं। लेकिन कैसे है, हमें लगता है मुझे ये प्यार करना है, मतलब एक के लिए प्यार और दूसरे के लिए मार। व्हाट इज दैट? एंड काफी रेस्क्यू सेंटर्स में होता है कि डॉग अडॉप्शन सेंटर्स और डॉग रेस्क्यू सेंटर्स में भी आप जैसे बोल रहे कि एक जानवर को बचाने के लिए दूसरे जानवर की हिंसा होती जाता है। This is not necessary. उसके आगे, उससे आगे बढ़कर मैं बात करूँ, आपकी कार, उसकी जो भी सीट्स है, वो सीट कवर लेदर के होने जरूरी नहीं है। एक बार अपने आप पे चिमटा भर के देखो, क्या तकलीफ होती है। एक इंजेक्शन लेते हो, उसके अंदर तो डॉक्टर के यहाँ पे वो कर देते हो, तो जब उस जानवर पे छुरी चली होगी उनका क्या होगा? सोचो तो सही। आज आपको लेदर के शूज चाहिए, लेदर का बेल्ट चाहिए, आपको लेदर वाली वॉच चाहिए, क्या ये डे टू डे लाइफ में जरूरी है? यू हैव एन ऑप्शंस,
और ये ऑप्शंस कईयों की जिंदगी में पीस दे सकता है। और इतना याद रखना, अगर आपने किसी को पीस दिया है ना, तो आपकी जिंदगी में पीस आएगा। और आपने किसी के पीस के पीसेस किए हैं, तो आपकी पीस के भी कहीं ना कहीं पे पीसेस होंगे। सो हमारे यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि भाई जो बोओगे वो उगेगा, जो करोगे वही करोगे। साजी, बट मेरा भी जन्म जैन परिवार में हुआ है। बचपन से मैं भी लेदर यूज करती थी, सिल्क के कपड़े पहनती थी, वूल के कपड़े थे, फर भी खरीदा है। और मैं 21 साल की थी जब मुझे किसी ने पूछा कि अगर तू मीट खाती नहीं है और जानवर को फूड के हिसाब से कंज्यूम नहीं करती, तो जानवरों को पहनना अलाउड है जर्नलिज्म में। और पहली बार मैंने क्वेश्चन किया और पहली बार वो कनेक्शन मेरे ब्रेन में फॉर्म हुआ कि ये लेदर की बैग जो है वो किसी एनिमल के चमड़े से बनी है। लिखा था, उस पे लिखा था कि काफ स्किन लेदर, लैम्ब स्किन लेदर, ये सारे ब्रांड्स लिखते हैं। बट कभी सोचा नहीं कि मैं किसी जानवर को मार रही हूँ वो पहनने के लिए। या हम अगर वेजिटेरियन खाते हैं तो वेजिटेरियन हम ड्रेस क्यों नहीं करते। फिर मुझे पता चला कि हम 5 बिलियन एनिमल्स को मारते हैं सिर्फ फैशन के नाम पे। यस। डक्स के फेदर हो या शिप का वूल हो, लोगों को लगता है हार्म नहीं पहुंचता, या काफ स्किन बाय प्रोडक्ट है तो उसमें यूज करने में क्या प्रॉब्लम है। बट मैंने जब ये देखा तो मेरा नजरिया बदल गया उसके बाद। तो वो आई थिंक शिफ्ट अंदर से आया, बट कनेक्शन इतना ऑब्वियस नहीं था मेरे दिमाग में भी कि जब जैसे हम करते हैं, आपने जैसे बोला दिखावा, ये स्टेटस की चीजें हुआ करती थी, लग्जरी बोलते हैं हम इसे, तो मैंने भी ये कंज्यूम की है। तो अगर ये कोई कनेक्शन नहीं फॉर्म कर रहा है कि एक लेदर की बैग काफ का चमड़ा होता है, एक छोटे बच्चे का चमड़ा है, या आपका वुल या डाउन का जैकेट किसी डक के फेदर से बना है, उसको काफी तकलीफ पहुंचा के, तो ये कनेक्शन कोई कैसे फॉर्म करे और अहिंसा ये जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी से कैसे अहिंसा के पाथ पे चलने लगे। कनेक्शन जैसे भी सिंपल सी बात करता हूँ, कैसा होता है कि कनेक्शन डेवलप होता है फीलिंग्स। जब तक आप उनको फील नहीं कर पाते तब तक उनको हील करने की कोशिश लाइफ में कभी आती नहीं। तो ये फीलिंग क्रिएट करना अभी तक कैसा हो गया है, सिर्फ फूड तक हमारा वो फीलिंग क्रिएट है कि नॉनवेज फूड हम लोगों को नहीं खाना है, फूड के मामले में हमें किसी को हार्म नहीं करना है। तो उसी वही अवेयरनेस जब ड्रेसिंग में आएगी, जब लाइफस्टाइल में आएगी, तो कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो छूट जाए। सो मोर इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस कि कोई मुझे तकलीफ दे तो मुझे तकलीफ होती है, तो मुझे ऐसी कोई चीज नहीं करनी है, ऐसी कोई चीज मुझे यूज नहीं करनी है जिससे किसी को तकलीफ हो। बस इतनी छोटी सी अवेयरनेस किसी एक काफ की, किसी एक शीप की, किसी एक वुल्फ की, किसी एक डक की जान बचा सकता है। और अगर उसकी जगह पर आप होते और कोई खुद के लिए आपके साथ ऐसा ही बिहेवियर करता, तो आप क्या फील करते हैं? हर व्यक्ति अपने आप को सिर्फ इतना पूछना जैसे आपने खुद को पूछा। और आपने अपने सोल में एक अवेयरनेस क्रिएट की। जब हर व्यक्ति अपने आप से ये पूछना चालू करेगा, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो। Just ask to yourself first thing and create awareness for your soul, for your society. एब्सोल्युटली। क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होता है कि ये कहाँ से आई है, किससे बनी है, मुझे इसकी जरूरत है। क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होती है और फीलिंग से वो आगे बढ़ती है। यस। और अल्टीमेटली फिर वो नाम आता है अवेयरनेस। क्योंकि साहब जी, किसी को दुख ना पहुंचाना और काइंड होने में फर्क है। बट काफी टाइम हम पहले पॉइंट पे रुक जाते हैं
कि हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। क्या इसका मतलब अहिंसा हो गया? क्या इसका मतलब काइंडनेस हो गया? बिकॉज हर्ट तो हम काफी इनविजिबल फॉर्म से भी कर सकते हैं, हमारे हैबिट से, हमारी स्पीच से। क्या होता है? हर्ट नहीं करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को तसल्ली देना, सेटिस्फाई करना, और इनडायरेक्टली वो जो भी हर्ट हो जाता है, कि मैंने तो नहीं किया ना, किसी और दिन के किसी और ने किया, मैं तो जस्ट उसने जो मेहनत करी उसका पे कर रहा हूँ। और मुझे भी तो लग्जरी दिखना है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन हमारे मन में सालों से चलता है। तो इस इल्यूजन में से बाहर निकलना, बहुत बार हमारी कंफर्ट के लिए हम ही खुद से झूठ बोल देते हैं। दुनिया से तो झूठ बाद में बोलते हैं, एटलीस्ट खुद से तो झूठ बोलना बंद करो। जो सच है, जो सही है, उसका सही तरीके से स्वीकार ही नहीं करते, और अंदर ही अंदर आर्गुमेंट्स क्रिएट होती है। ऐसे मैं बहुत बार कहता हूँ, दुर्योधन था ना, दुर्योधन महाभारत के अंदर, he was a very intelligent person। वो जो कुछ भी करता था उसके लिए उसके पास में लॉजिक थे। वो जो कुछ भी करता था उसके लिए उसके पास में आर्ग्यूमेंट्स थी, और वो जो कुछ भी करता था उसके लिए उसके पास में सपोर्टर्स थे। yes। उसके पास लॉजिक था, आर्ग्यूमेंट्स थी, सपोर्ट था, और उसके दम पर उसने महाभारत का सर्जन किया। लेकिन अल्टीमेटली उसने खुद का और खुद के साथ जुड़े हुए लोगों का विनाश किया। और हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा दुर्योधन जी रहा है। आप जो भी कर रहे हो ना, उसके लिए आपके पास में लॉजिक, उसके लिए आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स है, और उसके लिए आप अपने सपोर्टिव पर्सन्स को ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन ये आपका विकास करेगा, ये आपका विनाश करेगा, ये तो डेस्टिनी है। बिना बट किसी को शेमिंग किए बहुत सारे जैन्स, स्पेशली जैन यूथ, नॉनवेज भी कंज्यूम करते हैं काफ़ी। जैन्स स्पेशली पर्यूषण के टाइम पे मैंने देखा है लेदर भी इस्तेमाल करते हैं, सिल्क की साड़ियाँ भी पहनते हैं। तो जैन यूथ का हिंसा से डिस्कनेक्ट सबसे पहले ये क्यों, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जैन यूथ को जो अपने रिलीजन से, अपने फिलॉसफी से दूर चले गए? जो यूथ अपनी फिलोसॉफी से दूर हो गया है, तो मैं तो सबसे पहले एड्रेस करना चाहूंगा, उसकी बहुत सारी वजह है। वो यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ी वजह हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जो अर्बन कल्चर है, उससे ज्यादा जो आउट ऑफ इंडिया का कल्चर है, ये बहुत सारे मैसअप क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले यूथ से जनता में सोसाइटी को कहूंगा, समाज से कहूंगा कि अपने आप के ऊपर सोसाइटी को आज रिसर्च करने की आवश्यकता है कि आपका भविष्य आपसे दूर क्यों हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं उस यूथ को एड्रेस करना चाहूंगा कि जो अपने रूट से भटके हुए हैं, क्योंकि आपके रूट्स वो आपका वजूद है, आपके रूट्स वो आपकी अहमियत है, आपका रूट्स वो आपका फ्यूचर है। बहुत सारे लॉजिक्स में बोल सकता हूँ, बहुत सारे स्टेटस में ले सकता हूँ, लेकिन वो सब चीजें नहीं समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, जैसे कि पारिवारिक रिश्ता लॉजिक से नहीं चलता है, वो मैजिक से चलता है। हम्म, तो ये आपका परिवार है, ये आपका वजूद है। सिर्फ वर्ल्ड के बहकावे में आके रियल स्ट्रक्चर
या तो फुल स्ट्रक्चर, ये सब के बहकावे में आके आपका रियल स्ट्रक्चर या आपका कंपेशन या वो टाइमिंग है। बस मैं इतना उनसे कहना चाहूंगा कि आपका सोल आपकी रूट्स चाह रहा है और आपकी रूट्स को आपकी जरूरत है। सो बी अटैच विद दैट, और वही अटैचमेंट आपको प्योर पीस देगा, प्योर एम्पैथी देगा, प्योर एस्पिरेशनल फ्यूचर देगा। सो प्लीज कम विद योर रूट्स। आपने बहुत सही बात बोली सर जी कि हमें रूट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बट रूट से डिस्कनेक्ट होने के काफ़ी रीजंस है। एंड एक रीज़न मैं सोचती हूँ कि लैंग्वेज और सिमेंटिक्स हमने हर्ट को बहुत सॉफ्ट बना दिया है। हम स्लॉटर हाउसेस को प्रोसेसिंग यूनिट्स बोलते हैं, हम एनिमल स्किन को जेन्युइन लेदर बोलते हैं, लग्जरी बना दिया हमने उसे। हम किलिंग को, मर्डर को ह्यूमेन बोलते हैं, एथिकल बोलते हैं, एक्स को फ्री रेंज बोलते हैं। तो क्या ह्यूमेन एथिकल किलिंग जस्टिफाइड है ऐसे सारे वर्ड्स में, या हम ये वर्ड्स का इम्पैक्ट हम भूल चुके हैं? श्रेया, नाम बदलने से कभी सच्चाई नहीं बदल जाती। और अगर आपने मास्क पहन लिया तो आपका फेस बदल नहीं जाता। जो क्राइम है वो क्राइम है, जो अनएथिकल है वो अनएथिकल है। उसको आप लीगलाइज करने की कोशिश करोगे तो उसकी अनएथिकलनेस निकल नहीं जाने वाली। जो गलत है वो गलत है, जो किसी को हार्म करता है वो हार्म करता है, जो अवॉइड करने जैसा उसे अवॉइड करने जैसा ही है। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ में बात करूं। अगर कोई चोर चोरी करता है और उसे आर्ट का नाम दे देता है तो उससे चोरी गुनाह होना बंद नहीं हो जाती। चोरी इज अ क्राइम, एंड जस्ट क्राइम इज अ क्राइम। उसको वर्ड के द्वारा ढक नहीं सकते। सो आई एड्रेस टू सोसाइटी, कम से कम अपने आप को तो उल्लू बनाना बंद करो। क्योंकि काफ़ी लोग यही एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं कि एनिमल्स को प्यार से ट्रीट किया था उनको मारने से पहले। ये एथिकली हम स्लॉटर करते हैं, एथिकली इनका मर्डर करते हैं। तो इंटेंशन मैटर करता है या आउटकम? Both are important in your life. Intention also and outcome also. इंटेंशन अच्छा हो, आउटकम गलत हो तो भी नहीं चलेगा। आउटकम अच्छा हो, इंटेंशन गलत हो तो भी नहीं चलेगा। सो बोथ आर मैटर एंड यू हैव टू क्लियर टू बोथ। सर जी, मैं जैसे समझती थी अहिंसा को बचपन से, मैंने यही सुना था कि जैनिज्म में छोटे से छोटे जीव का भी रिस्पेक्ट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े जानवरों तक, ह्यूमन बीइंग, सबका रिस्पेक्ट होता है। हम नॉन वायलेंस से जीते हैं, इसीलिए हम रूट वेजिटेबल्स भी नहीं खाते, पानी को बॉईल करते हैं। ये अहिंसा का मतलब कहीं कहीं बड़े होते आई थिंक शायद लॉस्ट हो गया, जैसे आपने बोला रूट से हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो 2025 में अहिंसा का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, और हम प्रैक्टिकलिटी को ये जनरेशन में अहिंसा नॉन वायलेंस से कैसे जी सकते हैं? मैं सिंपली अगर इसका आंसर दूं, आज का यूथ इंफॉर्मेशन से जी रहा है, जबकि उसे जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बस सबको इतना कहना चाहूंगा, अपने आप को इंफॉर्मेशन तक सीमित मत रखिए। यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको खुश रख सकता है, आपको एक अहिंसक जीवन शैली दे सकता है, आपको एक बेटर लाइफ दे सकता है। और जब आप खुद वो बेटर लाइफ में आते हैं तो उसी को अपनी लाइफस्टाइल बना के आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई टेक अवे यूथ के लिए? और जब मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, उसकी कुछ टेक्निक्स मैं बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, आप कंजम्पशन में अहिंसा लाए। यानी आप ट्राई करिए
क्रुएल्टी फ्री आइटम्स आप कंज्यूम करने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी अहिंसा हो जाए। नंबर 2, डिजिटली अहिंसा। छोटी छोटी बात पे हेट फैलाना, बुलिंग करना, ट्रोल करना, जो आज के यूथ के लिए बहुत कॉमन बन गया है, अल्टीमेटली ये भी तो हिंसा ही है। नंबर 3, नेचर में अहिंसा, कंट्रोल टू योर एंगर। आज जो कामनेस है उसे हम भूल चुके हैं, छोटी छोटी बात पे एंगरनेस आ जाती है। सो नेचर में अहिंसा। नंबर 4, बिहेवियर में अहिंसा। मतलब एटीट्यूड से किसी के साथ पेश आना, किसी को इग्नोर करना, किसी को गलत फील करवाना, किसी को छोटा फील करवाना। सो बिहेवियर में अहिंसा बहुत जरूरी है। और शायद आप अमीर हो तो आप किसी को गरीब फील करवाते हो, आप बुद्धिशाली हो किसी को बुद्धू फील करवाते हो, आप रूपवान हो, आप ब्यूटीफुल हो तो किसी को अनईजी फील करवाते हो। उसमें जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड की जगह पर आप ग्रेटिट्यूड ला सकते हैं। तो बिहेवियर में अहिंसा। एंड नंबर 5, इको अहिंसा। एनवायरनमेंट को आप डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना कर उस तरीके की लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं तो शायद वर्ल्ड को सबसे ज्यादा मदद हो जाए। तो 2025 के अंदर ये 5 नॉन वायलेंस अगर अपनी लाइफस्टाइल में आ गए तो उससे बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती। I love that, साहब मेरा फेवरेट टाइप ऑफ अहिंसा was इको अहिंसा, एंड ये पॉडकास्ट का नाम है सस्टेनेबिलिटी विद श्रेया। हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंटलिज्म के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे भी काफ़ी डिस्कशंस करते हैं। तो जैनिज्म और सस्टेनेबिलिटी का क्या कनेक्शन है, एंड कैन जैनिज्म सॉल्व क्लाइमेट क्राइसिस? So only Jainism is the solution of sustainability. Only Jainism is the solution of environment. बिकॉज भगवान महावीर ने जिस तरीके से लाइफस्टाइल को डिजाइन की है कि आप एनवायरनमेंट को कभी डिस्टर्ब करते ही नहीं हो। इवन यहाँ तक कि एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प करता है तो वो एक जैन करता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ही ऐसी, सुबह से शाम तक, नहाने से खाने तक, उठने से सोने तक, पूरी लाइफस्टाइल उस तरीके से डिजाइन की जाती है कि आप एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ही ना करो। आप प्लांट को बचाने का ट्राई करो, आप प्लेनेट को बचाने का ट्राई करो, आप वाटर को बचाने का ट्राई करो, आप एयर को बचाने का ट्राई करो। तो अगर आप जैनिज्म को फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट जैनिज्म को एक रिलीजन के रूप में मत देखिए, दिस इज द वन ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल, और उसको फॉलो करके वर्ल्ड को बचाने की कोशिश करें। Yes. And the scientific lifestyle as well, जो मुझे बहुत लेट समझ में आया, but it is one of the more scientific religions. और उससे भी मैं अच्छी एक बात कहूँ तो कुछ चीजें हमें रिचुअल्स में ऐसी बताई गई जिससे हम बहुत इजीली एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट होते हैं। लेकिन उसे अगर मैं आज की लैंग्वेज में कहूँ तो मस्ट एंड मोर साइंटिफिक लाइफस्टाइल, दैट इज जैनिज्म। बहुत बार ऐसा लगता है साइंस जैनिज्म से आया है या तो जैनिज्म साइंस से आया है। बोथ आर फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ में चल रहा है। सो वो साथ में चले उसके लिए हमें भी बेस्ट ट्राई करनी चाहिए। So thank you so much मुझे इतना सारा विजडम देने के लिए इतने कम समय में। आई होप आपकी सारी रील इंस्टाग्राम पे वायरल होती रहे, आप ये ज्ञान स्प्रेड करते रहे, आप ज़्यादातर यूथ मिलेनियल्स और जेनजी की तरफ आपकी वॉइस पहुँचे, और
ज़्यादा लोग अपने रूट से वापस कनेक्ट हो, एंड यही आपका मिशन है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इफ आई कैन, थैंक बट यू। थैंक यू सो मेरी मच। आपसे थैंक यू कहना चाहूंगा कि हर मिलेनियम या हर जेंजी आपकी तरह अवेयर हो, और अवेयरनेस इज द मस्ट जो आपको आपके रूट्स के साथ कनेक्ट करता है। तो आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत खुशी हो रही समझ है, और इसी तरीके से सोसाइटी को अवेयर करने में आपका ये पॉडकास्ट हेल्प करे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू,